Hello friends, I hope you all are doing really well. My name is Siddhant Mehta and welcome you all to the रफ्तार बैच। यह रफ्तार बैच एक रिवीजन बैच है आपकी सेटसी पेपर नंबर 8 वैल्यूएशन की। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि वैल्यूएशन सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से कितना परसेंटेज ऑफ द सिलेबस बेसिक और इजी है और कितना परसेंटेज ऑफ द सिलेबस आपके सीए फाइनल करिकुलम के साथ मैच होता है। उसी के साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बोलूँगा कि ये पूरी बैच मैंने कैसे स्ट्रक्चर की है जिससे आपको कम से कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले और एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये वीडियो कौन देख सकता है? सबसे पहला स्टूडेंट जिसने पहले से वैल्यूएशन चूज़ किया है, सेटसी में वैल्यूएशन चूज़ किया है, डेफिनेटली यार वो तो ये देख ही सकता है। सेकंड स्टूडेंट जो कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं रहा कि यार 10 सब्जेक्ट्स में से मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ और उसको देखना है कि यार वैल्यूएशन कैसा है, इजी है कि नहीं, तो वो बच्चा भी ये वीडियो डेफिनेटली देख सकता है। थर्ड, अगर किसने पहले से एक सब्जेक्ट चूज़ किया है बट उसको वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, इतना इजी नहीं लग रहा है और उसको स्विच करना है किसी इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट के लिए, देन डेफिनेटली वो स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकता है। तो वैल्यूएशन में ना टोटल 6 चैप्टर्स है। मैं आपको आगे के स्लाइड्स में हर चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है वो तो बताते ही जाऊंगा और उसी के साथ मैं आपको मेरे लास्ट मिनट नोट्स भी बताते जाऊंगा। सो इससे आपको एक अच्छा ओवरव्यू आ जाएगा। तो 6 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स है ना वो बहुत ही बेसिक है, जिसको मैंने नाम दिया है अल्ट्रा बेसिक चैप्टर्स। ये है आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 1 में वैल्यूएशन यानी क्या और थोड़े टर्म्स एक्सप्लेन किए, जैसे कि वैल्यूअर कौन है, वैल्यूएशन डेट यानी क्या, टाइप्स ऑफ वैल्यू यानी आपके फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ये क्या है, ये एक्सप्लेन किया है। और एजम्पशंस क्या क्या लेते हो आप वैल्यूएशन में वो यहाँ पे बताया मैं फ्रेंड। देन आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में है कि किस पर्पस के लिए आप वैल्यूएशन करते हो और ट्रांजैक्शन बेस्ड वैल्यूएशन के रिगार्डिंग ज़रा सा एक्सप्लेन किया है। एंड देन आता है आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वैल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, जहाँ पे वैल्यूएशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करते हो, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर किस किस चीज़ों के लिए ले सकते हो और वैल्यूएशन रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए ये आपको बताएं। मैं आपको एक बार मेरे नोट्स बताता हूँ। तो ये माय फ्रेंड आपको मिलेंगे नोट्स, लास्ट मिनट नोट्स फॉर चैप्टर नंबर 1। जैसे कि देखो वैल्यूएशन क्या है, यहाँ पे ना मैंने इंपॉर्टेंट और ऐसे स्टार मार्क किए जगह जगह पे। मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे समझता हूँ कि कौन से चैप्टर में क्या क्या सवाल डेफिनेट पूछ रहे हैं वो, और जैसे उनसे फीडबैक मिलता है मैं नोट्स में अपडेट करते जाता हूँ और यहाँ पे हाईलाइट करते जाता हूँ, जिससे आप जब ये चीज़ पढ़ोगे ना तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है और उसको अच्छे से करना है। ये आपके रहेंगे ऐसे नोट्स, जैसे कि देखो वैल्यूएशन डेट यानी क्या है, वैल्यूअर यानी क्या है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है पूरा आपका सेट ए से जो सिलेबस है सेट ए में रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रिगार्डिंग, उसी के बस क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बस उन्होंने कवर करके लिया है। ये एजम्पशंस, ये टाइप्स ऑफ वैल्यू, ऐसे आपके नोट्स होने वाले। सेम गोज विद चैप्टर नंबर 2, क्या क्या पर्पज है, ट्रांजैक्शन बेस्ड वैल्यूएशन यानी क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया। फिर आपका ये रेगुलेटरी एंड टैक्स बेस्ड वैल्यूएशन कि कंपनीज एक्ट में वैल्यूएशन कब करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में वैल्यूएशन कब करते हैं, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। ये नोट्स भी खत्म हो गए। आता चैप्टर नंबर 4, ये भी बेसिक है। वैल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन यानी क्या, कितने साल के लिए आप वैल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन वैल्यूड अपने पास रख सकता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, वैल्यूएशन रिपोर्ट और केस स्टडीज। एंड दिस चैप्टर इज ओवर माय फ्रेंड। ये आपके अल्ट्रा बेसिक चैप्टर्स। अभी हम जाते हैं बाकी के 3 चैप्टर्स के ऊपर। देन चैप्टर नंबर 3 इज वैल्यूएशन अप्रोच। इसमें पूरा चैप्टर 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहले जो आपके 3 जनरली एक्सेप्टेड अप्रोचेस है वो आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं एंड देन फेयर वैल्यू कंप्यूटेशन आपको बताया जाता है। तो ये जो 3 अप्रोच है ना ये आपका इसके बारे में अच्छा खासा एएफएम में कवर हुआ है। जितना एएफएम में है इतना नहीं है, यहाँ पे बस बेसिक चीज़ें बता दी है आपको। हेंस इसका 90% ऑफ द सिलेबस जो है ना इस चैप्टर का 90% ऑफ सिलेबस सिमिलर है आपके सीए फाइनल करिकुलम के साथ। और जो फेयर वैल्यू कंप्यूटेशन है ये आपका पूरा इंड एस 113 के हिसाब से है। एज इट इज़ इंड एस 113 पूरा नहीं है, बस उसका डेफिनेशन है। मैं आपको एक बार उसके नोट्स बताता हूँ। यह आपको होने वाला है। ये चैप्टर के लिए ना मैंने ऐसा बड़ा चार्ट बनाया है, क्योंकि कैसा होता है मार्केट अप्रोच में 3 मेथड्स है। तो अगर आप वो एक एक पेज में पढ़ते जाओगे ना तो आपको वो डिफिकल्ट होगा रिटेन होने के लिए। वही जब आप एक पेज पे ये सारी चीज़ें देख लोगे ना तो वो बहुत इजी होता है समझने के लिए भी और याद रहने के लिए।
फिर जगह जगह पे मैंने हाईलाइट करके जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट से जिसके रिगार्डिंग सवाल पूछ रहे हैं वो मैंने मार्क किया है। ये ऐसे आपके नोट्स होने वाले हैं। तो ना इस चैप्टर में कैसे होता है, इस चैप्टर में आप ये ऐसे बड़े सम्स देखोगे कि बड़े बड़े सम्स मॉड्यूल में भी है और बड़े बड़े सम्स मैंने यहाँ पे भी जितना इंपॉर्टेंट है वो कवर किया है। बट ये बड़े सम्स देख के डर मत जाना, क्योंकि ये बड़े सवाल पूछ नहीं रहे हैं एग्जाम्स में। अभी जो पेपर आया था वो टोटल 80 क्वेश्चंस आए थे, उसमें 60 क्वेश्चंस 1 मार्क के थे और 20 क्वेश्चंस 2 मार्क के थे। तो जो 2 मार्क के थे वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि WACC कैलकुलेट करना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना, कॉस्ट ऑफ डेट, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी, ऐसे वाले सम्स आए थे। हेंस ये जो एग्जाम्पल दिया है मैंने वो इसलिए दिया है कि अगर आपको बीटा कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझना है तो वो आपको पता रहना चाहिए, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब तक ये एग्जाम्पल्स ऐसे डायरेक्टली इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है माई फ्रेंड। देन चैप्टर नंबर 5 दैट इज वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। टोटल 8 स्टैंडर्ड है, दिखने में बहुत बड़ा है बट टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो 5 स्टैंडर्ड है वो पहले से आपके 4 चैप्टर में कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम कवर करने वाले हैं वो बेसिक जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है वो ही बस चीज़ें कवर करने वाले हैं माय फ्रेंड। और जैसे कि वैल्यूएशन स्टैंडर्ड 101 जो डेफिनेशन का स्टैंडर्ड है, जगह जगह पे जहाँ पे रिलेवेंट है मैंने उसी चैप्टर में वो डेफिनेशन कवर किया है। यहाँ पे जो मुझे लगा कि जो रिलेवेंट है और जो एग्जाम में भी पूछ सकते हैं वो बस डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे कवर किया है। फिर आता है आपका वैल्यूएशन स्टैंडर्ड 103 जो है वैल्यूएशन अप्रोचेस के ऊपर, उसी के ऊपर तो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो वो चीज़ें वहाँ पे कवर हो गई है। बट यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक टर्म है जैसे कि डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी, डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ कंट्रोल, जो वहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं किया है पर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो मैंने वो चीज़ इसमें कवर की है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक पेज में मेरे नोट्स में कवर हो गया है। देन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड 201 ये भी बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड में आपको बताया जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ असाइनमेंट वैल्यूएशन असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हो तो आप कैसे एनालाइज करोगे उसको, कैसे एक्सेप्ट करने के पीछे सब चीज़ डॉक्यूमेंट देखोगे क्लाइंट के रिगार्डिंग, वो चीज़ें के बारे में एक्सप्लेन किया। नॉर्मल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक पेज का है। देन आपका वैल्यूएशन स्टैंडर्ड 301 दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन, यहाँ पे बस आपको ड्यू डिलिजेंस के बारे में बोला है। और इनटेंजिबल एसेट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपके वैल्यूएशन स्टैंडर्ड है 302 एंड 303 वो आपका FR के हिसाब से ही है, यानी FR के जो स्टैंडर्ड्स है इंडेस जो इंटेंजिबल एसेट्स का और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए है वही एज इट इज़ यहाँ पे, पूरा स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं है, बस बेसिक कि डेफिनेशन क्या है इंटेंजिबल एसेट्स का और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, और थोड़ा कंसेप्ट है, और जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बेसिक है, हाफ पेजर कंसेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5 दैट इज वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। और ये जो येलो पार्ट वाला पोर्शन है ये 95% पोर्शन माय फ्रेंड इजी है और 5% मॉडरेट है। ये 5% में मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ, जिसका FR और AFM पहले से ही हो गया है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको इंटेंजिबल एसेट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वो समझ लेगा। बट जिसने नहीं किया है तो उसको डरने की कोई गरज नहीं है, क्योंकि बस 5% सिलेबस ऐसा है जो ये चीज़ों के रिगार्डिंग है, जो जैसे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, बट मैंने उसको ऐसे कवर किया है कि वो आपको इतना डिफिकल्ट ना हो। मैं आपको एक बार उसके नोट्स दिखाता हूँ, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग। हाँ, ये रिस्क है कि ये रिस्क के वजह से कितना इम्पैक्ट होता है आप इंस्ट्रूमेंट का जब रेट कैलकुलेट करते हो तब, जैसे कि काउंटर पार्टी रिस्क, तो ये जब आप मॉडल से पढ़ते हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर काउंटर पार्टी रिस्क है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है उस पार्टी के तो भाई लोअर रिस्क है, और वीक फाइनेंशियल्स है तो हाई रिस्क है, हाई डेट है तो हायर रिस्क है, लो डेट है तो लोअर रिस्क है। ये जब आप मॉडल में पढ़ते हो तो बहुत प्लेन है, बट मैंने उसको ऐसे टेबल फॉर्मेट में कवर किया है जिससे आपको वो ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो याद रखने के लिए भी और समझने के लिए भी। इनसे आपका चैप्टर नंबर 5 माय फ्रेंड। एंड देन आता है आपका लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 6 जो है अदर एप्लीकेशंस ऑफ वैल्यूएशन। यहाँ पे हम समझते हैं कि वैल्यूएशन इन्वेंटरीज का कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट का कैसे होता है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इंटेंजिबल्स एंड लाइबिलिटीज। तो इस चैप्टर में भी 80% ऑफ द सिलेबस सिमिलर है माय फ्रेंड। जैसे कि तुम्हारा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ये तो पूरा आपका AFM का एज इट इज कॉपी पेस्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देन आपका इन्वेंटरीज, इन्वेस्टमेंट्स और लाइबिलिटीज, ये आपका FR से लिया गया है, बट FR से पूरा स्टैंडर्ड लिया गया, पूरा इंडेस 2, पूरा इंडेस 32 लिया गया नहीं, आपका बस डेफिनेशन लिया है इन्वेंटरीज का और इन्वेस्टमेंट का इंडेस के थ्रू, और थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है जो कि माय फ्रेंड बेसिक है। और जो लाइबिलिटीज़ है तो वो तो पूरा आपका इंडेस, पूरा इंडेस ले लिया है लाइबिलिटीज़ के लिए ऑलरेडी, पूरा इंडेस, मतलब इंडेस एज इट कॉपी पेस्ट नहीं, जो यहाँ पे जो सिलेबस है वो एक बार दिखाता हूँ आपको।
ये देखो, अब जैसा आप पहला है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो इंडेस 2 की डेफिनेशन लिए और इंडेस 2 के हिसाब से जैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करता है वो चीज़ें यहाँ पे लिए। देन यहाँ पे जो स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट में कवर होता है ये ऐसे थ्योरी वाले छोटे छोटे पोर्शंस है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ये थोड़े बेसिक वाले चैप्टर, ये बेसिक वाला कंटेंट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है याद रखने के हिसाब से। देन एक चीज़, हाँ, अब जैसे ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये प्रेफर्ड स्टॉक, कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट देख के बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट यहाँ पे बहुत डिटेल में कवर नहीं किया है। यहाँ पे बस आपको कवर किया है कि उसका मीनिंग क्या है और उसको वैल्यूएशन के मेथड्स क्या है। उस वैल्यूएशन मेथड के आपके कुछ सम है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बोला है कि अगर प्रेफर्ड स्टॉक है उसका मीनिंग क्या है और उसके लिए कौन सा वैल्यूएशन मेथड है, बस यही चीज़ इस चैप्टर में कवर किया, ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं गए वो। अब जैसे आपका आएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हाँ, वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज जो आता है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में रिगार्डिंग, तो उसको मेजर कैसे करना है, FVOCI, FVTPI एंड देन डी रिकग्निशन। ये थोड़े थोड़े बेसिक, ये तो आपको पूरा आपने FR में एक बार देख लिया होगा। देन प्रोविजन के रिगार्डिंग वारंटी इन गारंटी, वारंटी इन एश्योरेंस, देन नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ क्या रहता है, ये चीज़ें नॉर्मली एक्सप्लेन की है और उसके रिगार्डिंग 3 मेथड्स दिए कैलकुलेट करने के लिए प्रोविजन। इतना ही है, पूरा एज इट इज स्टैंडर्ड नहीं लिया, थोड़ा ही बेसिक चीज़ें कवर की है। तो इसी के साथ ये 6 चैप्टर्स का कंटेंट मैंने आपको दिया, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस बहुत ही सिमिलर है आपके CA फाइनल करिकुलम के साथ, और जो बचता है वो ऐसे बेसिक चैप्टर्स है और इजी वाला कंटेंट है। तो ये जो पूरे मॉड्यूल में ना ICAI ने 259 पेजेस में कवर किया है और विद क्वेश्चंस 296 पेजेस बन जाते हैं, बट मैंने ये लास्ट मिनट नोट्स में मेरे 36 पेजेस में माय फ्रेंड कवर किया है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने ये नोट्स MCQ ओरिएंटेड बनाया, क्योंकि पूरा पेपर तो MCQ ओरिएंटेड है, तो नोट्स इतना बड़ा हो के कुछ पॉइंट नहीं है उस बात में, इसलिए मैंने पूरे नोट्स MCQ ओरिएंटेड बनाए। और इसी स्ट्रक्चर में ये बैच कंडक्ट होने वाली है, जहाँ पे आपको रिविजन लेक्चर्स मैक्स 4 to 5 आवर्स में आपका पूरा वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो नोट्स है 36 पेजर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है रीड करने के लिए, क्योंकि मैंने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, जगह जगह पे चार्ट्स यूज़ किए, जहाँ पे आपको समझने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे और रिटेन करने के लिए जगह जगह पे हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में थोड़े की पॉइंट्स याद आए माय फ्रेंड। हेंस दिस इज़ गोइंग टू बी योर वैल्यूएशन बैच। और आपको इस पूरे बैच में क्या क्या मिलने वाला है, आपको पहले फ्री रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, फ्री लास्ट मिनट नोट्स मिलेंगे, फ्री फॉर्मूला बुक आएगी और फ्री क्वेश्चन बैंक आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगी? सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पे सभी वैल्यूएशन के लेक्चर्स अपलोड होंगे। और उसी के साथ सेट डी के भी मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की नोट्स लेके आ रहा हूँ इसी फॉर्म में जो आपको बहुत इजी हो रिटेन करने के लिए और एग्जाम के लिए आप कम से कम समय में प्रिपेयर हो जाए। देन जो भी नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन टेलीग्राम चैनल पे मैं पहले चैप्टर्स के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, उसी के बाद के जो भी नोट्स है उसके लिए बस आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म में बस आपको बेसिक डिटेल्स देने, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका SPOM का अटेम्प्ट कब है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो मुझे इजी होता है, मैं आपको मेल भी कर दूंगा। और कोई अगर चेंजेस हो गया, जैसे कि क्वेश्चन बैंक में चेंज हो गया, नहीं तो कोई कंटेंट है जिसमें मुझे चेंज करना लगा कि स्टूडेंट से फीडबैक आए कि नहीं ये कंटेंट को चेंज करके अच्छे वे में, नहीं तो कोई दूसरे वे में प्रेजेंट करना है, स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं वो भी कर दूंगा। और अगर आपका अटेम्प्ट अगले हफ्ते में है या अगले के महीने में है तो मैं आपको वो नोट्स भी डिलीवर कर दूंगा माय फ्रेंड। देन जो भी आपकी क्वेरी है वो टेलीग्राम में आप मुझे पूछ सकते हो। और आपको अगर CA फाइनल में अगर आपकी एग्ज़ाम लीव है और आपको समझ नहीं रहा कि यार आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए, तो मैं वो डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा माय फ्रेंड आपको टॉपमेट पे, जिसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये है आपके एंटायर बैच, रफ्तार बैच, जो कि है CA SPOM सेट C पेपर नंबर 8 वैल्यूएशन की। और बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मेहनत से हमने ये नोट्स बनाए, क्योंकि आपका बहुत कम से कम समय में सबसे ज़्यादा आउटपुट आप लेके आओ। तो मिलते हैं दोस्त अगले हफ्ते के रिवीजन बैच में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर माय फ्रेंड।